डियर 11th स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के कैटेगरी में भी रखते हैं डिस्कस करेंगे। वेक्टर एनालिसिस। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसका सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा होगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है लोअर क्लास में। द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude but no direction, only magnitude and no direction, and it can be added or subtracted with the help of simple rule of algebra are called a scalar quantity. Scalar quantity कहलाएगा the physical quantity which has only magnitude and no direction, and it can be added or subtracted with the help of simple rule of algebra are called scalar quantity. Example: distance, speed, work, electric current, etc. all are स्केलर क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए अलजेब्रा रूल को फॉलो करेगा। वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा डिफरेंट है, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस ही इस चैप्टर का मेन की पॉइंट होगा। इसका डेफिनेशन देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction, and that can be added or subtracted with the help of triangle law. Triangle law or parallelogram law of addition are called वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction and that can be added or subtracted with the help of triangle law or parallelogram law of addition are called vector quantity. Example है displacement, velocity, acceleration, force, linear momentum, current density, etc. All are vector quantity. इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे। मेनली मैंने कहा इस चैप्टर का नाम ही है वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर के बारे में ही डिस्कशन होगा। बस इतना जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप है, एक वेक्टर एंड द अदर स्केलर। तो सबसे पहले ये होगा कि कैसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा ये मैथमेटिकल रूल वेक्टर का ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेगा और क्या इसका प्रोडक्ट का भी रूल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली दुनिया के सामने एरोहेड द्वारा, तीर निशान द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका लेंथ मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा एंड द डायरेक्शन ऑफ एरोहेड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां देखना पड़ेगा अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली represented by an arrowhead whose length represents the magnitude and the direction of arrowhead represents the direction of vector. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस बात को पकड़ना है। ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटी को एरोहेड द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। वेक्टर क्वांटिटी को एरोहेड से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा एंड डायरेक्शन ऑफ एरोहेड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट या टेल ऑफ वेक्टर ये फाइनल पॉइंट या हेड ऑफ
वेक्टर और अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो हमने कह दिया वेक्टर ए, तो दुनिया के सामने लिखेंगे ओ इनिशियल पॉइंट, पी फाइनल पॉइंट, एरो लगा देंगे और कहेंगे वेक्टर ए। तो ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगा। अगर आप गलती से ऐसा लिख दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी ये रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं करेंगे। इस प्रकार से वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल पॉइंट या टेल ऑफ वेक्टर ओ, फाइनल पॉइंट या हेड ऑफ वेक्टर पी, और इसको वेक्टर का नाम दे दिया इंग्लिश अल्फाबेट ए बी पी क्यू कुछ भी, तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आपने सीखा कि दुनिया के सामने वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत क्लियर है। द वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली represented by an arrowhead whose length represents the magnitude and the direction of arrowhead represents the direction of vector. Initial point, final point, O से B vector. इसके बाद का पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्या होगा? जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को इफ अ वेक्टर क्वांटिटी ए इज multiplied by a scalar quantity m, then the resultant be also a vector quantity. Resultant be also a vector quantity whose direction remain the same as parent vector but magnitude gets changes according to a scalar. तो बात को ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी A is multiplied by a scalar quantity n, then the resultant be also a vector quantity whose direction remain the same as parent vector, but magnitude gets changes according to the scalar. देखिएगा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है A। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को हमने स्केलर क्वांटिटी m से मल्टीप्लाई किया, m a वेक्टर हो गया। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये वेक्टर से बड़ा वेक्टर हो जाएगा, और अगर
m की वैल्यू 1 से छोटा है तो वेक्टर का लेंथ पहले वाले वेक्टर के लेंथ से स्मॉल हो जाएगा। डायरेक्शन सेम होगी बट मैग्नीट्यूड चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्केलर। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने है। आपने पढ़ा था मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपने पढ़ा था फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सभी एग्जाम्पल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर एक्सेलरेशन बाय स्केलर। इंपल्स भी आपने देखा था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं आपके सामने जिसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर का। तो नोटेबल पॉइंट हमारा यही है कि व्हेन ए वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर देन रिजल्टेंट बी आल्सो अ वेक्टर। रिजल्टेंट बी आल्सो अ वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारे के टाइप हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, जैसे इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, या इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। और भी होता है कोप्लानर वेक्टर, नॉन कोप्लानर वेक्टर, वो सब हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में हम लोग जनरली इतने सब तरह के वेक्टर से एनकाउंटर होगा आप लोगों का। इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। तो हर वेक्टर को हम लोग देख लेंगे। पहले देखते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, if there will be two vector A and B in such a way that both have same magnitude and direction, then they are called इक्वल वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर हो जाएगा अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो हम लोग कहेंगे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। यानी दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। If there be two vector A and B in such a way that both have same magnitude and direction,
then they are called equal vector. अब देखिए अपोजिट वेक्टर, if there will be two vector A and B in such a way that both have same magnitude, but opposite direction, then they are called opposite vector. Same magnitude, opposite direction. ये देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब A नॉट इक्वल टू B, यहां लिखेंगे A इज इक्वल टू माइनस B या B इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन बता रहा है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, बोथ है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब है यूनिट वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है, इट इज द वेक्टर having unit magnitude या having magnitude 1 यूनिट, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। इफ A is a vector, then unit vector along वेक्टर A को रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इसको हम लिखते हैं A कैप, तो वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, दिस इज यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो जो वेक्टर आएगा वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। इट इज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी या मैग्नीट्यूड 1। इफ A इज अ वेक्टर, the unit vector along A will be vector A by magnitude of vector A. Symbolically, unit vector along A कैप, इसको हम लोग पढ़ेंगे A कैप, वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यहां पे बात ध्यान रखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग
सिंबलाइज करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. These are Cartesian coordinate axes x, y and z in this direction. The unit vector along x, y and z axis are represented by I cap या आप कह सकते हैं I वेक्टर, J वेक्टर एंड K वेक्टर रिस्पेक्टिवली. दुनिया ने यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को I वेक्टर या किसी किसी बुक में I कैप भी लिखा होता है. Y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर J वेक्टर या J कैप एंड सिमिलरली अलोंग Z K वेक्टर या K. मतलब साफ है मॉडुलस ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप 1 हो जाएगा बिकॉज I कैप, J कैप, K कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग x, y एंड z एक्सिस. x, y एंड z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट आइए नल वेक्टर या जीरो वेक्टर. नल वेक्टर या जीरो वेक्टर. इसका डिफिनेशन है द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0. द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 is called null vector or zero vector. It is represented by zero vector. ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा. कुछ प्रॉपर्टीज है ऑफ जीरो वेक्टर, उसको देख लीजिए. अगर किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे, नो चेंज. मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वेक्टर हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं कि मोटर कार स्ट्रेट लाइन पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? तो आप कहेंगे जीरो वेक्टर. अगर मैं कहूं किसी पॉइंट पे टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे जीरो वेक्टर. तो जैसे मैथमेटिक्स में जीरो नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपने देखा है. सिमिलरली नल वेक्टर और जीरो वेक्टर को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे. आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पोजिशनल वेक्टर. मैथमेटिक्स में आप लोगों ने प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया. याद आ रहा होगा जब आप ग्राफ पढ़ते हैं एक्स वाई दो लाइन ओरिजिन. अगर इस प्लेन में कोई पॉइंट है तो ओरिजिन से इसके लोकेशन को दिखाने के लिए आप टू वेरिएबल एक्स एंड वाई का इस्तेमाल करते हैं.
एक्स एक्सिस बाई कोऑर्डिनेट और कंबाइंड में इसको कहते हैं आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वेक्टर चैप्टर में फिजिक्स में किसी पॉइंट के लोकेशन को दुनिया के सामने गिवन रेफरेंस पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, उसे कहा जाएगा पोजिशनल वेक्टर। द वेक्टर which represents the position of a point in plane or in a space with respect to a given reference point are called positional vector. The vector which represents the position of a point in plane or in a space with respect to a given reference point are called positional vector. अभी भी मैंने कहा कि अगर आपका पॉइंट प्लेन में है तो इसके लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे पोजिशनल वेक्टर, टू डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर, बिकॉज R1 रिप्रेजेंट्स पोजिशन ऑफ पॉइंट P in XY plane with respect to origin. सिमिलरली अगर हमारा पॉइंट स्पेस में है तो स्पेस वाले पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जेड, आगे देखेंगे हम लोग, और इसके लोकेशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर। तो R1 है 2 डायमेंशनल पोजिशनल वेक्टर, डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर, और ये है R2 3 डायमेंशनल पोजीशनल वेक्टर। तो ये था नंबर 5 पोजीशनल वेक्टर। और लास्ट में मैंने कहा एक्सियल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग डायरेक्टेड होगा, उसे हम लोग नाम देते हैं एक्सियल वेक्टर। रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर हमारा आएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का, तब वहां पे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आएंगे जो मूविंग बॉडी के एक्चुअल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, इसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। इट इज द वेक्टर which is directed along certain axis of rotation. एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, रेडियस r, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस डायरेक्शन में, यानी सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करने वाली लाइन के लॉन्ग एक्ट करता है, इसे हम कह सकते हैं एक्सियल वेक्टर। ऐसा ही अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, मान लीजिए कोई बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, आपने बॉडी पे फोर्स लगाया
बॉडी रोटेट किया तो इस एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर क्वांटिटी डॉट एक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे जब पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स। तो समरी में आपको पता है आज मैंने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज द स्केलर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब है इस वेक्टर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने कहा अलजेब्रा रूल अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए अलग मैथमेटिक्स है। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो आपने पढ़ के आया बचपन से आए हैं, वो रूल यहां अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो इसलिए इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंट होगा। सम रूल होंगे जो अलजेब्राइक रूल से फॉलो मैच नहीं कर सकते। देखिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों सेम रिजल्ट है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट तरीके से रखा गया है। तो पहले ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर A and B are directed along two sides of a triangle, two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant vector is directed along, will be directed along the third side of the same triangle taken in opposite order. Taken in opposite order. बात तो समझिए, समझना भी है, दिखा रहा हूं फिगर से भी कि two vectors A and B are directed along two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant vector will be directed along the third side of the same triangle taken in opposite order. देखना है वेक्टर A, वेक्टर B and this is वेक्टर C। गौर से देखिएगा, इस ट्रायंगल में ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है, बिकॉज बी का टेल ए के हेड पे है। आप कह सकते हैं वेक्टर ए जहां टर्मिनेट हुआ वहां से वेक्टर बी स्टार्ट हुआ। दीज टू वेक्टर आर कॉल्ड सेम ऑर्डर वेक्टर एंड दिस इज ऑपोजिट ऑर्डर वेक्टर। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आप कह सकते हैं वेक्टर C इज इक्वल टू A प्लस, ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट का ये मतलब है। अगर हमारे पास यहां देखिए इस फिगर में
इसमें क्या है, 3 वेक्टर ए बी सी ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम ऑर्डर, ऑल द 3 वेक्टर सेम ऑर्डर में है, मतलब यहां पे सी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, यहां क्या था, ये दोनों सेम ऑर्डर में था और ये था इन अपोजिट ऑर्डर, ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहां ऑल द 3 आर इन द सेम ऑर्डर, इसलिए सी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। बेटा अगर ये सी है तो इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी, जैसा आपने पढ़ा था अपोजिट वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं, बट माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस, चूंकि इस केस में ए और बी सेम ऑर्डर एंड दिस इज अपोजिट, तो इसको इस तरफ ले जाइए, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और ये रूल 3 से अधिक वेक्टर में भी अप्लाई होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर 4 है, ए बी सी डी, तो यहां भी हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 हम लोग कह सकते हैं। ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस ट्रायंगल लॉ के इस्तेमाल से हम लोग 2 वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिखाया जा रहा है, देखिए। मान लो हमारे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 2 वेक्टर्स आर गिवन, ए एंड बी, और हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस बी एंड देन बी प्लस ए माइनस बी एंड देन बी माइनस ए, और ऑलवेज ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना है। कैसे करेंगे, रूल है, इस रूल को ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा और आप आंसर की ओर जाएंगे। टू फाइंड ए प्लस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट the vector A in such a way that the magnitude and the direction of A remain the same. ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देन वी पुट द टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर ए अगेन in such a way that the magnitude and the direction of B remain the same. Finally, the vector joining the tail of A to the
head of B gives the resultant vector. According to ट्रायंगल लॉ। बात तो पकड़िए, अगर ए में बी को ऐड करना है, ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल we write या we draw the vector A in such a way that magnitude and direction of A remain the same. Then we put the tail of vector B on the head of vector A again in such a way that the magnitude and direction of B remain the same. Finally, the vector joining the tail of A to the head of B gives resultant vector. जैसे मान लो मैंने वेक्टर A को ड्रॉ किया, ध्यान रखना है A का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब इसके हेड पे B का टेल रख दिया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम, तो A का टेल और B का हेड को मिलाने से जो वेक्टर मुझे मिलेगा, दिस इज रिजल्टेंट। C is equal to A plus B, जो कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ है। The sum of two same order vector is equal to opposite order vector। ये आपका हो गया ट्रायंगल लॉ से वेक्टर एडिशन। अब मैं आपसे कहूं फाइंड B plus A, तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल B को ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर दिया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से। नाउ वी पुट द टेल ऑफ A ऑन द हेड ऑफ B, पुट कर दिया। फाइनली द वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ A टू द हेड ऑफ B, टेल ऑफ B टू द हेड ऑफ A, रिजल्टेंट वेक्टर को देगा, यानी C इज इक्वल टू A प्लस B। तो ट्रायंगल लॉ से आपने वेक्टर को ऐड कर दिया। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? अगर आपको कहा जाएगा फाइंड A माइनस B, B माइनस A, तब कैसे? इसको देखिए, फाइंड A माइनस B। अब बेटा A माइनस B को हम लिख सकते हैं A प्लस माइनस B। आसान है, वेक्टर A, इसका अपोजिट वेक्टर लिख दो माइनस A। ये वेक्टर B है, इसका अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट वेक्टर माइनस। और फिर से ट्रायंगल लॉ क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द वेक्टर A, और इसके बाद इसके हेड पे किसका टेल होगा? माइनस B का टेल। और ट्रायंगल लॉ से इसका टेल इसका हेड मिला दो, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर C, जो कि हो गया A प्लस माइनस B, या आप कहोगे A माइनस B। लास्ट B माइनस फाइंड आउट करना है, या B प्लस माइनस। यहां क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द वेक्टर B, और इसके हेड पे किसका टेल होगा? माइनस A का टेल। वेक्टर B पे माइनस A का टेल रख दिया, और वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ B टू द हेड ऑफ A, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, रिजल्टेंट हो जाएगा A प्लस B प्लस माइनस A, B माइनस B। तो ये था ट्रायंगल लॉ से एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आगे हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।